ऐसा थोड़ी होगा कि भाई हैदराबाद में विचारधारा कुछ और है, बिहार में विचारधारा कुछ और है। अगर कांग्रेस खराब पार्टी है, आरजेडी खराब पार्टी है, तो हैदराबाद में भी होगी। अगर कांग्रेस अच्छी पार्टी है तो हैदराबाद में भी होगी और बिहार में भी होगी। या कुछ बदल जाता है? ये लोगों के दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा अपना वोट डालते वक्त? और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको पूरे देश को इस वक्त समझना पड़ेगा। और इसीलिए फराज किदवई साहब, ये जो पॉइंट मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं, लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी की टीम है तो काम कर रही है। भाई हैदराबाद में कौन अलाइन किए हुए हैं उनको? हैदराबाद में वो अलाइन किए हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस। और आप इधर कह रहे हैं कि ये नूरा कुश्ती ना मानी जाए तो क्या मानी जाए बिहार में? देखिए, दो बातें हैं राम जी। एक तो अभी मैं सुन रहा था, हमारे अनंत जी भाई हैं और जदयू प्रवक्ता नीरज जी, उन्होंने दो बातें कही और तीसरी आपने भी कही, एक विकास एक कट्टा। मैं आपके सामने बेसिकली इस डिबेट का जो क्रक्स रहा वो इन दो चीजों पर रहा, विकास और कट्टा। ना मैं बहुत साफ कह रहा हूं भाई। इमरान प्रतापगढ़ी अगर कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की दरी बिछाते हैं हैदराबाद में, एग्जैक्ट शब्द यही थे, मुझे ठीक अभी याद है कि कांग्रेस की दरी बिछाते हैं वो वहां पे। अब कांग्रेस की दरी बिछाते हैं तो यहां नूरा कुश्ती। और पिछली बार का तो यह परिणाम भी है। आरजेडी नहीं, आप अगर परिणाम को देख रहे हैं, पिछली बार 1 सीट मिली थी आरजेडी को, कांग्रेस ने 5 पाई थी और जेडीयू को 4 मिली थी। अब आप बताइए एनालिसिस क्या कहता है? हाँ, एनालिसिस की अगर आप बात करिएगा और असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पॉलिटिक्स है उसकी पोस्टमार्टम की अगर आप बात करिएगा, तो मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव की अगर आप बात करेंगे तो हर जिले में कम से कम 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी की वजह से समाजवादी पार्टी हार गई। जैसे क्यों? 1 मिनट मुझे थोड़ा क्लियर करने दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी इस चुनाव में भी ये कह रहे थे कि मेरे साथ आप गठबंधन कर लीजिए, 5-6 सीट मांग रहा हूं। उस चुनाव में भी मुझे अच्छी तरह याद है कि हम तो मांगते रह गए कि हमें मौका दीजिए। देखिए, हमारी पार्टी का बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है कि वो पार्टी जो ध्रुवीकरण और जो कम्युनल लाइंस पर पॉलिटिक्स करती है, हम उससे दूरी बना करके रखते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे ओवैसी साहब हो। तो कांग्रेस से भी बनाइए। अब नहीं, एक कल क्या बोला आप बताइए? रेवंत रेड्डी ने क्या बोला? देखिए, रेवंत रेड्डी ने जो उन्होंने बोला उसको अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए। हाँ, बढ़ा दिया। एक मिनट नीरज जी, आ रहा हूँ। फराज किदवई कुछ कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि रेवंत रेड्डी के अगर आप स्टेटमेंट का एनालिसिस करिएगा जी, तो तेलंगाना से मिला हुआ एक राज्य है थोड़ी दूर पर, महाराष्ट्र। वहां पे नीलेश राणे जी क्या बोलते हैं कि हम मुसलमानों को मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे। मैं उसी को लिंक करने जा रहा हूं। दिल्ली में कपिल मिश्रा जी क्या बोलते हैं, उनके लिए हाईकोर्ट क्या बोलता है कि उन्होंने कम्युनल टर्म्स को इसलिए यूज किया या पाकिस्तान को इसलिए इस्तेमाल किया ताकि पोलराइजेशन हो सके और पॉलिटिकल बेनिफिट मिले, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अगर रेवंत रेड्डी जी उस समाज के बारे में कह रहे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसको भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जिसको भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ये कह रहे हैं कि मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे, तो अगर थोड़ा सा कुछ मीठा रेवंत रेड्डी जी ने बोल दिया तो उसमें मीठा क्या है इसमें? वो ये कह रहे हैं कि हमारे बिना मुसलमान कुछ भी नहीं, उनका कहने का एग्जैक्टली यही कहा। मैं तो शब्दशः बोल रहा हूं। कहा कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान। उन्होंने ये भी कहा उसके ठीक आगे, उन्होंने कहा कि हमारे बिना मुस्लिम कुछ भी नहीं। उन्होंने इस इंडिस्पेंसिबल का जैसा शब्द उसका हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, नहीं, उन्होंने सब उर्दू में बोला, हिंदी में बोला। हाँ, तो ये अंग्रेजी का उदाहरण नहीं आएगा। वही मैं बोल रहा हूं कि उन्होंने ऐसा कहीं नहीं बोला। ठीक है, अगर आपको सीधा सीधा ये बोलने वाला कि भाई हमारी पार्टी मुस्लिम हो गई और हम मुसलमान हो गए, सब हमारी पार्टी। देखिए क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। मैंने रेवंत रेड्डी, इसका क्या उदाहरण निकालूं? राम जी, मुझे आप बोलने तो दीजिए। रेवंत रेड्डी जी के जो स्टेटमेंट था उसका जितना मैं एनालिसिस कर पाया वो मैंने आपको करके। अच्छा, इससे कट्टर ओवैसी ने क्या बोल दिया फिर? हमारी पार्टी। अच्छा, इससे कट्टर क्या बोल दिया फिर ओवैसी ने? सर सुनिए तो जी, हमारी पार्टी का जहां तक मामला है तो हम ये बोल सकते हैं कि समाजवादी पार्टी इज पीडीए एंड पीडीए इज समाजवादी पार्टी। हम ये स्टेटमेंट है। अब दूसरी एक जरूरी बात है जिस पर मैं आना, तो इसमें पी और डी भी शामिल है ना सर? बिल्कुल, पिछड़ा भी शामिल है, पिछला भी शामिल है, दलित भी शामिल है जो कमजोर है, और अगला भी शामिल है, वो अगला भी शामिल है जो कमजोर है। हम और अगर कोई केवल ये कह दे कि हिंदू मतलब हम मतलब हिंदू, गलत है, वो गलत है। लेकिन मुस्लिम वाला सही है, लेकिन मुस्लिम वाला सही। उन्होंने खाली एक अफर्मेटिव एक्शन की बात की है जो कि सारी पार्टीज अक्सर करती हैं। अब सुनिए मेरी बात, सुनिए, इंपॉर्टेंट चीज रह जाएगी जिस पे मैं बोलना चाह रहा हूं। कट्टे का बहुत जिक्र हो रहा है। अभी जदयू प्रवक्ता ने कट्टे की बात करी और प्रधानमंत्री जी भी कट्टे की बात कर रहे हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी कट्टे की बात क्यों कर रहे हैं आपको पता है? जिससे जदयू को नुकसान हो।
आप पूछिए राम जी, मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि किससे? हाँ, बताइए दीजिए फिर क्या है? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप देखिएगा तो पिछले 6 महीने में 9 बड़े कारोबारियों की हत्या बिहार में होती है। गोपाल खेमका को उनके घर के बाहर एसएसपी साहब के बंगले से 200 मीटर की दूरी पर किस कट्टे से मारा जाता है? तो प्रधानमंत्री जी कहना यह चाहते हैं कि गोपाल खेमका की हत्या हुई कट्टे से, कट्टे मतलब बंदूक से, और वो किसके शासनकाल में हुई? तो जनता को मैसेज देना चाह रहे हैं कि जेडीयू का सुपड़ा साफ करो। प्रधानमंत्री जी की एक अच्छाई है, एक अच्छाई है राम जी। मैं बता रहा हूं, आप इतनी मनोहर कहानियां जैसी सुना रहे हैं। मतलब भाई 2 डिप्टी सीएम उनके भी हैं, ये कौन मानेगा? प्रधानमंत्री जी की भाई 2 डिप्टी सीएम उनके भी हैं, आप मनोहर कहानियों की तरह सुनाएंगे? सर, उनकी अच्छाई बताने जा रहा हूं। ठीक है, मुझे इस पे रिस्पॉन्ड करने के लिए चाहिए बीजेपी की तरफ से नीरज कुमार जी, क्विक। हाँ जी, देखिए इन लोगों के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा बचा नहीं है। अरे प्रथम चरण के मतदान बिहार में आ रहा हूं, आराम साहब आपके पास आ रहा हूं। इसके बाद ये लोग हताश है, निराश है। बिहार में एक शब्द चलता है बौरा जाना, तो ये लोग बौरा गए हैं और घबराहट में कुछ का कुछ ये लोग बोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बरासपास कट्टे का प्रचार इसलिए किया क्योंकि आरजेडी के लोगों का प्रचार में गाना चलता है। प्रधानमंत्री जी स्पष्ट है कि जेडीयू को खत्म करना है। 1 नंबर की पार्टी 3 नंबर की, उसको चौथे नंबर के बनाने जा रहे हैं। और ये लोग बाबर और औरंगजेब के तो बस आगे बढ़ाने वाले हैं, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं। आ गए बाबर औरंगजेब पे। ठीक है जी, बाबर औरंगजेब की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले ये लोग हैं। इन लोगों से कैसे बात उम्मीद की जा सकती है? हमारी योगी गोडसे की परंपरा को, एक मिनट नवल शर्मा जी, ठीक है, तो इन्हें बड़ी पीड़ा होती है। जी जी, नवल शर्मा रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं क्योंकि अटैक अभी भी, देखिए मैं एक चीज को नहीं समझ पा रहा हूं, ये जेडीयू के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी विपक्ष के दिल में क्यों है? नवल शर्मा जी, इतना सॉफ्ट क्यों है कि ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार का नुकसान हो जाएगा? भाई देखिए, विपक्ष मति भ्रम का शिकार हो चुका है और कोई बात नहीं है। देखिए, फिर से मैं महत्वपूर्ण मुद्दे पर आ रहा हूं। देखिए, इस पूरे डिस्कोर्स में एक लाइन ज्यादा महत्वपूर्ण है राम मोहन जी। लालू यादव जी के शासनकाल का एक वाकया छोटा सा समझा रहा हूं, आप पूरा नैरेटिव समझ में आ जाएगा आपको। मदरसा शिक्षक भूख से मरते हुए जब लालू जी के पास वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर गए तो लालू जी ने जवाब दिया कि अरे तुम लोगों का वेतन, जान भी बचाएं और वेतन भी बढ़ाएं, जान भी बचाएं और वेतन भी बढ़ाएं। किससे जान बचाएं? एक काल्पनिक भय। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, लालू यादव हो, ये सारे लोग उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते रहे कि हम तुमको सुरक्षा दे रहे हैं। नीतीश कुमार उत्तर भारतीय हिंदी पट्टी के पहले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने इस नैरेटिव को काटा और नीतीश कुमार जी ने यह समझा और समझाया कि माइनॉरिटी जमात भी हमारे समाज का एक सचेतन हिस्सा है। और नीतीश कुमार जी ने, अब आपको पता है कि बिहार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन नीतीश कुमार जी ने किया, अल्पसंख्यक आयोग का गठन नीतीश कुमार जी ने किया, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की शुरुआत नीतीश कुमार जी ने, मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं के लिए विकास योजना नीतीश कुमार ने, हुनर और तालीम नीतीश कुमार जी ने, मदरसों का आधुनिकीकरण नीतीश कुमार जी ने,